Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. आज हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने अपना फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट का थोड़ा बहुत एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और इस तरह हमने थोड़ा बहुत जो है साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस जो है वो क्या होती है, और टेक्नोलॉजी का हमने देखा था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर जो है हम क्या स्टडी करेंगे। तो आज ऑफिशियली स्टूडेंट हम अपना जो बाकायदा इस फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। इसमें स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं, इनको मेजर किस तरह से किया जाता है, और इनको प्रेजेंट करने के लिए इसके साथ कौन कौन से यूनिट यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हर क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, ठीक है। विदाउट यूनिट वो वाली क्वांटिटी जो है वो पहचानी नहीं जा सकती। जैसा टेम्परेचर है उसको केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में इसको प्रेजेंट किया जाता है। स्पीड है तो उसको मीटर फी सेकंड में, इसी तरह एक्सेलरेशन है उसको मीटर पर सेकंड स्केयर में जो है हम करते हैं स्टडी। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसा वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ है हर क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें ये देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं और उनके जो है यूनिट्स क्या होते हैं। इसके अंदर हम ऑल अबाउट हर चीज़ को स्टडी करेंगे, क्योंकि यूनिट के बगैर स्टूडेंट किसी भी चीज़ को जो है वो प्रेजेंट करना इम्पॉसिबल होता है। जैसा कि होता है कि कोई कहे कि जो गाड़ी है वो बहुत स्पीड से चल रही है, बहुत उसकी जो स्पीड है वो तेज़ है, तो हमें समझ नहीं आएगी कि कितनी तेज़ है, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर फिगर हमें नहीं बताया जा रहा। तो अगर कोई कहेगा कि 80 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जो है वो चल रही, तो उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा, एक माइंड सेट हो जाएगा कि गाड़ी की स्पीड तेज़ है तो कितनी तेज़ है, यानी वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही है। सो मेजरमेंट जो है वो हमारा फिज़िक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स आगे हम नहीं करने होते हैं, ऑब्जर्वेशन करनी होती है, तो उसके अंदर जो मेजरमेंट होती है बहुत स्टूडेंट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह दूसरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टेम्परेचर है, उसके बाद एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मेजर करने के लिए हमें जो है मेजरमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और हमें मेजरिंग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये जो होते हैं ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और इनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हर कंसेप्ट को आप फिंगरप्रिंट पर कर लेते हैं, तो आपके लिए जो अगले हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं, आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान की बेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर उस बेस के ऊपर बाकी बिल्डिंग को बनाना जो है, ये बाकी जो कंसेप्ट है उसको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो आपने इस बेसिक जो चैप्टर है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, और आपने ये माइंडसेट बना लेना है कि हमने इस चैप्टर को जो है फिंगरप्रिंट पर करना है। इसके यूनिट्स, इसके फार्मूलाज, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको क्लियर कट होने चाहिए। तो चलिए इसको प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। The foundation of physics depends on physical quantities in terms of which the laws of physics are expressed. इसमें कहा जा रहा है कि जो फिज़िक्स की फाउंडेशन है, फिज़िक्स की जो बुनियाद है, वो उन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर होती है जिनके ज़रिए हम जितने भी फिज़िक्स के लॉज होते हैं उसको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसको हम बयान कर रहे होते हैं। यानी जो कवानीन हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो मोशन का कानून है, चाहे वो एनर्जी का कानून है, चाहे वो आइंस्टाइन का है, न्यूटन का है, तो इलेक्ट्रिसिटी के से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट लॉ है, कहता है कि वो सब जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़ुबान में बयान किए जाते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कहता है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यही क्वांटिटीज़ जो है वो फिज़िक्स की लैंग्वेज कहलाते हैं, ठीक है। यानी जितने भी हमारे पास लॉज होते हैं, न्यूटन का लॉ है, आइंस्टाइन का लॉ है, इलेक्ट्रिकल साइंसेस के प्रिंसिपल्स जो हैं, या हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, जितने भी लॉज हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे, कहता है कि ये सब जो हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़ुबान में कहता है कि एक्सप्लेन किए जाते हैं। Therefore these quantities have to be measured accurately, के कहता है फिर इन मिकदारों को कहता है कि एक्यूरेटली तौर पर इनको जो मेजर करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
यानी जो फिज़िक्स होती है स्टूडेंट्स वो बेस कर रही होती है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, और जितने भी तजर्बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर मबनी होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें मेजरमेंट से वास्ता पड़ना होता है, यानी जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट से जुड़े हुए होते हैं। अगर इसीलिए फिर अगर हमारी मेजरमेंट ही गलत है तो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। सो इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि अगर हमने अपना एक्सपेरिमेंट सही करना है तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मेजरमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेजरमेंट का चैप्टर हमें फर्स्ट पे दिया गया क्योंकि ये पूरी फिज़िक्स की एक बेस है और ये जो है बिल्कुल एक बेसिक पॉइंट है, यानी मेजरमेंट लेना एक बेसिक पॉइंट है। अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी आपने फर्दर वर्क करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सॉरी वो है आपकी मेजरमेंट। सो अगर आपकी मेजरमेंट ही ख़राब है तो आप फर्दर वर्क कैसे कर सकेंगे जब आपकी बेस ही बिल्कुल गलत है। सो इसलिए जो मेजरमेंट को लेना, मेजरमेंट को एक्यूरेटली तौर पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़िज़िक्स के अंदर। अगर आपके स्टूडेंट यही गलत है तो आप जो है फर्दर कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सारा वर्क आपका गलत हो जाएगा। सो मेजरमेंट को बड़े ध्यान से ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली तौर पर इसको मेजर किया जाता है, जितने भी मेजरमेंट्स होती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दीज आर मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमरस अदर्स। यहाँ पर आप स्टूडेंट बताया जा रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। स्टूडेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी ये मिकदारें होती हैं, क्वांटिटीज़ कहते हैं मिकदार को, ठीक है। ऐसी ये क्वांटिटीज़ या ऐसी ये मिकदारें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट हम अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन में, अपने तजर्बात में हमें बहुत सी चीज़ों से वास्ता पड़ रहा होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। उनके अंदर बाज़ चीज़ें होती हैं फ़िज़िकल होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। बाज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं, बाज़ नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ अब ये वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनको हम प्रॉपर किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम इनको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी टाइम की, टेम्परेचर की, ठीक है। टाइम जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इतने सेकंड, इतने आवर्स, इतने मिनट, क्या दूसरे स्पीड है, स्पीड को भी हम मेजर कर सकते हैं कि इतने जो है मीटर फी सेकंड इसकी स्पीड है, या ठीक है, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। इस तरह वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स है, तो इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट जैसे आ जाता है हमारे पास विजडम यानी अक्लमंदी। तो अक्लमंदी को कोई बंदा मेजर तो नहीं ना कर सकता, इट्स रिडिकुलस के विजडम को मेजर करना। इसके अलावा फियर, डर, डर को मेजर कर सकता है कि मुझे इतने किलो डर हो रहा है या मुझे इतने सेकंड डर हो रहा है। सो देयर इज़ नो यूनिट टू एक्सप्रेस द, ये वाली जो क्वांटिटीज़ होती हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी एक यूनिट प्रॉपर नहीं है। सो ये क्या होती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसा लव है, फियर है, विजडम है, ठीक है। ब्यूटी, अब ब्यूटी को भी कोई मेजर नहीं कर सकता, देयर इज़ नो यूनिट टू एक्सप्रेस द ब्यूटी, ठीक है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ब्यूटी को कोई भी मेजर नहीं कर सकता, ना ही कोई ऐसा जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये होते हैं नॉन फिजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे से किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ है। अगर आपको एग्जाम में स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आ जाए कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो अगर आपको पता होगा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है तो आपको पता होगा कि जब इनको मेजर ही नहीं किया जा सकता तो फिर इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आ गए, तो फिर जब इनको मेजर ही नहीं किया जा रहा तो फिर इनके यूनिट कहाँ से आ गए। सो देयर इज़ नो यूनिट, देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट इन द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इस केस में कोई भी यूनिट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, जबकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारे टूल्स, सारे यूनिट्स कहाँ पे यूज़ होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के केस में। सो आपने ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं जैसे मास है, लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी सेकंड में, वेलोसिटी यानी स्पीड को, उसके बाद फोर्स को न्यूटन में कर सकते हैं, डेंसिटी को भी इसी तरह, टेम्परेचर, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज को अब हम दो कैटेगरीज हैं, दो इकसाम हैं, उनके अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने जो है हाइलाइटर और पेंसिल लेके बैठना है, इनको आपने साथ साथ हाईलाइट करना है, यानी इनको आपने हेडिंग्स बना बना के लिखना है। यहाँ पे अब हेडिंग बन सकती है कि फिजिकल क्वांटिटीज को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कितनी कैटेगरीज हैं इसकी, तो ये आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप बताएं कि बेस और ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनके दरमियान आप डिफरेंस कीजिए। सो आपने हाइलाइटर और पेंसिल आपने साथ लेकर बैठनी है, इनको साथ साथ आपने हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज को अमूमन दो इकसाम में इनको तकसीम किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास बेस क्वांटिटीज और दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये बिल्कुल स्टूडेंट आप ऐसे ही समझे जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अल्फाज होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास वो बिल्कुल बेसिक होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे पास बिल्कुल बेसिक होते हैं, जैसे ABCD, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। और वर्ड यानी इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाने से, जैसे कैट है CAT, तो इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। ठीक है, CAT कैट है, तो वो एक प्रॉपर वर्ड है। तो जब तक स्टूडेंट्स हम अल्फ़ाबेट्स को आपस में कंबाइन नहीं करेंगे एक वर्ड नहीं बनेगा। सो यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ में भी यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब तक हम बेस क्वांटिटीज़ को नहीं मिलाएंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ इम्पॉसिबल है, वो मुमकिन नहीं है। तो बेस क्वांटिटीज़ बिल्कुल क्या है? बेस है, वो फाउंडेशन है। जबकि जो डिराइव्ड है, वो डिराइव्ड का स्टूडेंट मतलब ही यही है, इसका जो लिटरल मीनिंग निकल रहा है वो ये है कि निकली हुई। ठीक है, किसी से बनी हुई, किसी से निकली हुई, किसी से इजाद हुई। तो डिराइव्ड जो यूनिट्स होते हैं हमारे पास, या डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ से जो है वो निकली हुई होती हैं, उनसे बनी हुई होती हैं। सो आपने जो ये मैंने अल्फ़ाबेट और वर्ड का कॉन्सेप्ट दिया वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे एक अल्फ़ाबेट बिल्कुल बेसिक होता है और अल्फ़ाबेट को मिलाने से वर्ड बनता है, इसी तरह जो बेस होता है वो बिल्कुल अल्फ़ाबेट की तरह होता है। तो जब हम बेस को मिलाते हैं, तो जैसे हमने अल्फ़ाबेट को मिलाया तो वर्ड बना, बेस यूनिट क्वांटिटीज़ को हम मिलाते हैं तो उससे जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। आगे देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज़, यानी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं ये वो वाली होती हैं जो बेस क्वांटिटी से जो है उन पर बेस कर रही होती हैं, उन पर इन्हिसार कर रही होती हैं। बेस हमेशा स्टूडेंट जो डिराइव्ड होती हैं हमेशा किसी बेस के ज़रिए से बनती हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बता सकती हूँ कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। इसी तरह डेंसिटी जो है उसका फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो यूज़ हुई होती हैं, उनके दरमियान रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पर जो है कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है ये नोट कर सकते हैं, साथ में स्टिकी नोट लगाकर ये आप नोट कर सकते हैं। जैसा कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस को अगर हम टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो ये इनका आपस में रिलेशन है, यानी दो बेस क्वांटिटीज़ मिली, कौन कौन सी? मास और एक्सेलरेशन, उन्होंने एक नई जो डिराइव्ड क्वांटिटी बना दी जो क्या है? फोर्स है। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट वो हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स भी देगा। ये देखिए आगे बताए गए हैं, एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर वेलोसिटी, इसको हाईलाइट कीजिए। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि विच क्वांटिटी इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, फोर्स है। ठीक है, तो ये तीनों आपने हाईलाइट करनी है। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर अब बेस क्वांटिटी कहता है कि आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे अब बेस क्वांटिटीज़ बताने जा रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी का हवाला देकर बयान नहीं करते, बल्कि ये अपने आप में ही मुकम्मल होती हैं, ये अपने आप में ही बेसिक होती हैं, ये अपने आप में ही अपना मीन दे रहे होते हैं। उनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसा कि आप समझ लें जैसे कि मास है, जैसा लेंथ है, टाइम है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि अपनी ही जगह पर मुकम्मल कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। अगर इनकी हम स्टूडेंट डेफिनेशन करें तो इनकी डेफिनेशन के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि अगर हम टाइम को डिफ़ाइन करने जाएँ तो कोई और क्वांटिटी हमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह
क्योंकि जो टाइम है वो अपनी एग्जिस्टेंस खुद रखता है। इसी तरह जैसे लेंथ है, तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने ऊपर देखा था यहाँ पर अब फोर्स के केस में, तो फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई ए, यानी F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर हम मास को और एक्सेलरेशन को दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे तो हमें फोर्स समझ आएगी, ठीक है। लेकिन बेस के केस में ऐसा नहीं होता, बेस अपने आप में खुद मुकम्मल होती है। बेस का मानी ही ये होता है बुनियाद। बुनियाद जो है वो अपनी स्ट्रेंथ खुद रखती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। जबकि बेस के ऊपर जो बिल्डिंग बनती है वो बेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो आपने ये समझना है, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले बेस रखते हैं, तो बेस जो है वो अपनी स्ट्रेंथ खुद रखती है, बेस किसी के ऊपर बेस नहीं कर रही होती, ठीक है। बेस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि उसके ऊपर जो हम फर्दर बिल्डिंग बनाते हैं वो बेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो आई होप कि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। द बेस क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। कहता है कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं ये क्या होती हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिनकी बुनियाद पर हम जो दूसरी क्वांटिटीज होते हैं उनको बयान करते हैं, ठीक है। आप इनको बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ लें कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम जोड़ कर, जिनको हम जो है कंबाइन करके फर्दर हम जो अपने फिजिकल ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको हम बयान कर रहे होते हैं। जैसे ऊपर मैं अगेन बता रही हूँ कि ऊपर जैसे हमने फोर्स का पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो इसमें जो मास है और जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास बेस है। तो जब इनका आपस में रिलेशन बनेगा मल्टीप्लिकेशन वाला, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी जो कि क्या है, फोर्स। पता चला कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उसके अंदर जो है हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन द बेस क्वांटिटीज, यानी जब दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज आपस में मैथमेटिकल रिलेशन में आएंगी, चाहे वो मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है, चाहे वो डिवीजन वाला रिलेशन है, चाहे वो प्लस वाला है, चाहे वो माइनस वाला है, जो भी रिलेशन है, जब बेस क्वांटिटीज के दरमियान ये वाला रिलेशन आएगा तो तब हमारे पास जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो बनेगी। तो अगर बेस क्वांटिटी स्टूडेंट ना हो तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो बेस जो है वो बेस है, बेस के ऊपर हमने फर्दर जो है वो चीजें जो है वो डिवेल्प या उनको बिल्ड करना है। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। यहाँ पर अब जो टिपिकल यानी आम जो एग्जाम्पल्स बताई जा रही हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई, लेंथ हो सकता है इसमें, मास आ सकता है और टाइम आ सकता है इसमें। ये तीन क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक मेजरमेंट्स में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। चाहे आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हों, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी को रीड आउट करते हो, हर कैलकुलेशन में इन्हीं तीनों क्वांटिटीज को बार बार यूज़ किया जाता है। इन्हीं तीनों क्वांटिटीज पर जो कैलकुलेशन है हमारी वो बेस कर रही होती है। तो यही वजह है कि ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो भी इन्हीं चीज़ों पर मबनी होता है। यानी जितने भी आप देख रहे हैं इसके अंदर लेंथ, मास और टाइम, ये बार बार जो है इन्हीं तीनों क्वांटिटीज में कोई ना कोई एक क्वांटिटी जो है वो ड्राइव क्वांटिटी में जरूर यूज हो रही होगी। तो ये जो है ऐसा ही समझें कि जैसा ये तीनों जो है वो अल्फाबेट्स हैं। लेंथ इसको आप एल समझ लें, मास को आप एम समझ लें और टाइम को आप टी समझ लें। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके लिखोगे, अगर हम स्टूडेंट एल को टी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी निकल आएगी, यानी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अपना जो फोर्स हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम मास को जो है मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन के साथ, तो हम उससे हमारा फोर्स निकल आएगी, यानी एम मल्टीप्लाई बाय ए। यानी हमने दो अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या निकल आया, ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह डेंसिटी है तो डेंसिटी इसी तरह हम करेंगे कि दो हम बेस क्वांटिटी को आपस में इनका मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे, एम ओवर एल 3 करेंगे तो उससे हमारा जो है वो डेंसिटी निकल आएगी। तो यही इस समझाने का यहाँ पे मकसद यही है कि डिराइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए खुद डिराइव करते हैं, खुद बनाते हैं। यही वजह है कि जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनको हम रूट्स ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं और इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। कहता है कि अगर हमने किसी भी बेस क्वांटिटी की हमने मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए हमें 2 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, 2 मराहल से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन से, आइए देखते हैं।
देखते हैं फर्स्ट, देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमने एक जो स्टैंडर्ड है वो सेट करना है। पहला मरहला क्या है, एक मयार यानी एक स्टैंडर्ड हमने सेट करना है। फर्ज करें कि स्टूडेंट हमने किसी टेबल की जो लेंथ है वो हमने मेजर करनी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि किस चीज़ से आप उसको मेजर करेंगे, ये है स्टैंडर्ड, यानी किस चीज़ से आप उसको मेजर करेंगे। जब कोई हाथ से स्टूडेंट मेजर करता है तो कोई जो है वो फुट से मेजर करता है यानी पाँव से, तो कभी जो है कोई सेंटीमीटर से यानी मीटर, 1 मीटर यूज़ करता है, उससे कोई मेज़र कर रहा होता है। सो स्टैंडर्ड हमने सबसे पहले सेट करना है कि क्या हमने सिर्फ़ हाथों की मूवमेंट से हमने इसको मेज़र करना है या हमने इसको प्रॉपर किसी मीटर को यूज़ करते हुए इसको मेज़र करना है। तो साइंस में स्टूडेंट जब सब एक यूनिफ़ॉर्म जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास मीटर, ठीक है? जैसा कि मीटर है, वो हमारा जो है पहला स्टैंडर्ड होता है। तो अगर हम अगर कोई अपना स्टैंडर्ड अलग से रखे तो वो जो है वो उ उससे मुख्तलिफ जो है वैल्यू निकलेगी, ठीक है? जो एक साइंस ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया लेंथ को मेज़र करने का वो है मीटर। लेकिन अगर कोई खुद से कोई स्टैंडर्ड सेट करेगा यानी हाथों से मेज़र करेगा, पाँव से मेज़र करेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो जो साइंस ने स्टैंडर्ड सेट किया है उस वैल्यू से मुख्तलिफ आएगी, ठीक है? इसलिए स्टैंडर्ड का इंतखाब करना या स्टैंडर्ड का जो हमने उसको सिलेक्ट करना सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हमारे पास स्टेप है। आगे देखते हैं सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू अ मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो दूसरा को जो हमारा मरहला है या जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन का तरीका हमने जो है प्रोसीजर यानी इख्तियार करना है कंपैरिजन का। जब हमारा स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड है वो तय हो गया तो उससे जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि इस चीज़ को हमने उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। यानी हमने ये देखना है कि जो टेबल है वो हमारा 1 मीटर के कितने बराबर है। अगर वो 3 बार बराबर आए तो हम ये कहेंगे कि लेंथ ऑफ द टेबल इज़ इक्वल टू 3 मीटर्स, यानी अगर हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 1 मीटर के बराबर है, तो हमने पहले उसको मेज़र करना है, फिर अगर वो लेंथ बढ़ जाए फिर हमने उसको दोबारा से अगर 3 दफ़ा मेज़र करने से वो लेंथ पूरी हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि लेंथ ऑफ द टेबल कितना है 3 मीटर। तो ये है स्टूडेंट कंपैरिज़न का प्रोसीजर, ठीक है? यही कहलाता है प्रोसीजर ऑफ कंपैरिज़न, ठीक है? आगे देखते हैं। अब कंपैरिजन हो गया, अब क्या करता है कि देखिए यहाँ पे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू अ मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड सो दैट अ नंबर एंड अ यूनिट आर डिटरमाइंड एज द मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी। अब कहता है कि हमने जब पैमाइश ले ली उसकी मेजर कर लिया तो मेजर करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है एक हमारे पास नंबर आता है और दूसरा यूनिट आता है, ठीक है? किसी भी मेजरमेंट के स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक होता है उसका नंबर और दूसरा होता है उसका यूनिट। जैसे हम कहते हैं ना कि 3 मीटर, ठीक है, 5 न्यूटन, इसी तरह हम कहते हैं 3 मीटर फी सेकंड, इसी तरह हम कहते हैं 5 सेकंड। तो देखिए कि हर क्वांटिटी में एक नंबर है और साथ में उसका यूनिट है। जैसे 5 क्या है, नंबर है, न्यूटन क्या है, यूनिट है। इसी तरह 5 क्या है, नंबर है, सेकंड क्या है, यूनिट है। इसी तरह 10 क्या है, नंबर है, मीटर फी सेकंड क्या है, यूनिट है। इसी तरह कि 98 क्या है, नंबर है और साथ में जो फ़ारेनहाइट है, एफ क्या है, उसका यूनिट है टेम्परेचर का। सो कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं उसके 2 बेसिक जो होते हैं पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट्स नंबर एंड सेकंड वन इज़ इट्स यूनिट्स। सो नंबर और यूनिट के बगैर यानी ये दोनों हमेशा ये कहते हैं कि एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ना ही नंबर के बगैर क्वांटिटी कंप्लीट होती है और ना ही यूनिट के बगैर। सो ये दोनों जो है ये किसी भी मेजरमेंट को लिखने के लिए ये दोनों ही कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बगैर जो है हमारी मेजरमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है। मेजरमेंट मस्ट बी रिलायबल एंड एक्यूरेट, कि जो हमने अब मेजरमेंट ले ली, कहता है कि जो हमारी मेजरमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिलायबल यानी काबिल एतमाद होनी चाहिए। उस पे हम रिलाई कर सकते हो। ऐसे सोर्सेज़ से हमने मेजरमेंट ली जो कि बिल्कुल रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हो, यानी इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें कि ये जो हमने मेजरमेंट लिया है बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। और कहता है एक्यूरेट भी होनी चाहिए यानी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, उसके अंदर गलती का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट वज़न को, लंबाई को या टाइम को हम उसको गलत तरीके से मेज़र करेंगे तो पूरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो बेस है यानी हमने बेस क्या है हमारा
एक्सपेरिमेंट का बेस हमारे पास क्या है कि मेजरमेंट लेना। सर अगर हमारी मेजरमेंट ही गलत होगी, अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे जो टूल्स हैं उसके अंदर ही कोई गलती आ रही होगी, या हमारा उन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का तरीका ही गलत होगा, तो फिर हमारी उस मेजरमेंट के अंदर गलतियाँ आएँगी, और अगर गलतियाँ आएँगी तो फिर हमारा ऑब्वियसली बात है कि फिर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो गलत होगा। सो इसलिए इस बात को बड़ा ध्यान में रखना है कि आपने एक्यूरेट मेथड को यूज़ करना है, आपने स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना है, और आपने इनको प्रॉपर्ली तौर पर रिकॉर्ड करना है, ताकि आपका प्रॉपर आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद हो। साइंटिफिकली तौर पर आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, ताकि आपका जो फर्दर आप उसके बाद स्टेप लें एक्सपेरिमेंट में, वो आपके बिल्कुल दुरुस्त हो सकें। सो दैट दे कैन बी यूज़ ईज़िली एंड इफ़ेक्टिवली, ताकि जो हम इन ये हमारी जो मेजरमेंट्स हैं उनको आसानी और उनको इफ़ेक्टिवली जो है वो इस्तेमाल कर सकें फर्दर जब हमने आगे एक्सपेरिमेंट करने हैं। ठीक है? तो ये जो है आपकी मेजरमेंट बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। अगर आपने अपना एक्सपेरिमेंट सही तरीके से करना है, तो पहला को जो स्टेप है वो ये है कि आपकी मेजरमेंट जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इसके हमने देखा कि इसको फर्दर 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, बेस है और ड्राइव है। हमने इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इन दोनों की एग्ज़ाम्पल्स को भी रीड आउट किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि बेस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, पहला देखा हमने, दूसरा देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि किसी भी मेजरमेंट के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट्स नंबर एंड सेकंड वन इज़ इट्स यूनिट। दोनों के बगैर कोई भी हमारी मेजरमेंट जो है वो अधूरी होती है। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि पता चल सके इसके अंदर हमारा कौन-सा पॉइंट वीक है और कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, और जो वीक है उसके ऊपर फिर फर्दर जो है हम अपना वर्क कर सकें। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मदद मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।